अगला टॉपिक अपने चल रहा है वो है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य क्या है? देखो डायरेक्ट इसके टॉपिक पर आना है तो विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। विजयनगर आपको इसके नाम से पता चल जाता है, विजय का मतलब जीत होता है, तो विजयनगर का मतलब हो गया जीत का शहर, जीत का नगर या शहर, यानी विजयों का नगर, जीत का शहर, विजय करके। ये इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये भी थोड़ा देख लेना कि एक नदी बहती है दक्षिण में, दक्षिण जो भारत है अपना, दक्षिण भारत, वहां एक नदी बहती है। दक्षिण भारत में एक नदी है तुंगभद्रा, उसके किनारे इसकी एक छोटा सा राज्य था, एक राजधानी थी, तो उसके नाम पर इसका नाम विजयनगर पड़ा है। तो दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी काफी प्रमुख नदी है, तुंगभद्रा नदी, दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के शहर के नाम पर, शहर के नाम पर नाम इसका नाम रखा गया है। ठीक है, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी है, इसके नाम पर इसका नाम विजयनगर रखा गया। इसके बारे में लिखा जाता है कि ये मध्यकाल, जो मध्यकाल माना जाता है, लगभग सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद मध्यकाल शुरू हो जाता है, वहां से लेकर के प्लासी का जो युद्ध है 1757, वहां तक का समय मध्यकाल में आता है, जिसमें अकबर, बाबर, अलाउद्दीन और भी ऐसे शासक सारे शामिल हो जाते हैं। इसी में ये दक्षिण का ये भी उसी समय आता है। तो मध्यकाल का हिंदू शासक या हिंदू साम्राज्य था, मध्यकाल का हिंदू साम्राज्य था, मध्यकाल का हिंदू साम्राज्य। इसके समय यानी इस विजयनगर के अंदर फारसी इतिहासकार आया था, जिसका नाम था, एक फारसी इतिहासकार, ये भव्य नगर था, फारसी इतिहासकार या लेखक अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, फारसी इतिहासकार अब्दुल रज्जाक आया था। इसने क्या लिखा है इसके बारे में? अब्दुल रज्जाक ने इसके बारे में लिखा है कि विश्व के अंदर आज तक मैंने जितने भी नगर देखे हैं ना, तो विश्व के प्रमुख नगरों में, विश्व के प्रमुख नगरों में श्रेष्ठ या भव्य, भव्य है, यानी इतना भव्य है कि मैंने आज तक ऐसा नगर नहीं देखा। विश्व के जितने भी नगरों में मैं आज तक घूमा हूं, उसके नगरों में सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ या भव्य, इतना आलीशान मैंने आज तक नहीं देखा, यानी इतना सुंदर नगर था ये, धन धान्य की कमी नहीं थी इसके अंदर। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना के लिए अपने एक छोटी सी इतिहास की घटना याद रखें। दक्षिण के अंदर दो व्यक्ति थे, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का के समय उत्तर भारत में था मोहम्मद बिन तुगलक। वो अपनी सेना लेकर के दक्षिण जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिपाहियों से युद्ध करते हुए ये दोनों भाई पकड़े जाते हैं, इनको उत्तर लाया जाता है, ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं, इस्लाम मतलब मुसलमान बन जाते हैं। लेकिन वापस कुछ समय बाद 1334 के लगभग कामटीली का एक विद्रोह होता है दक्षिण में वापस। तो मोहम्मद बिन तुगलक वापस इनको दक्षिण भेजता है, और वहां जाने पर इनको एक संत मिलते हैं जिनका नाम था विद्यारण्य। ठीक है ना, विद्यारण्य। वो संत इनको वापस शिक्षा देते हैं और ये हिंदू धर्म वापस अपना लेते हैं, और अपनाने के बाद में अपना एक राज्य स्थापित कर लेते हैं जिसका नाम था विजयनगर। यहां से विजयनगर शुरू होता है। और हरिहर बुक्का, इनके पिता का नाम था संगम, इसलिए इनके वंश को संगम वंश का इतिहास भी कहा जाता है। तो आप लिखोगे हरिहर बुक्का, हरिहर व बुक्का, ये दो भाई थे, वीर थे लड़ने में, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का युद्धबंदी बना लिए जाते हैं। युद्धबंदी बनाए गए, वह इस्लाम कबूल कर
कर लिया, इस्लाम धर्म माना, मतलब ये मुसलमान बन गए। लेकिन 1334 ईस्वी में काम्पिली विद्रोह, काम्पिली दक्षिण में नगर है तो नगर था, काम्पिली विद्रोह के समय, काम्पिली विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक, ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है ये नाम, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल बादशाह भी बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह, रक्त पिपासु, खून पीने वाला बादशाह। लेकिन इतने बुरे नाम इसके हैं, पागल भी बोलते हैं इसको खून पीने वाला, रक्त पिपासु बादशाह बोलते हैं, सरफिरा बोलते हैं। लेकिन ये इतना, इसके बारे में याद रखना कि ये आज तक के जितने भी सल्तनत काल के सुल्तान या बादशाह हुए उनमें सबसे ज्ञानी आदमी थे। इसने कुरान की, अन्य धर्मों की, मतलब जितनी भी इसने, इसके जितना विद्वान कोई नहीं हुआ, इतना विद्वान व्यक्ति था ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये सबसे ज्ञानी भी था। लेकिन थोड़ा इसके निर्णय जो थे ना, वो निर्णय उटपटांग थे, ये ऐसे निर्णय देता था, इसलिए आज भी प्रसिद्ध है तुगलक नीति। तुगलक नीति आज भी दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुगलक नीति इसी कारण प्रसिद्ध है कि कब कौन सा निर्णय देते हैं कुछ पता नहीं है, इसलिए उस नीति को तुगलक नीति बोलते हैं। कोई व्यक्ति अगर एक निर्णय देता है और अचानक पलट के दूसरा निर्णय दे देता है बिना सोचे समझे, तो उसको बोलते हैं तुगलक नीति। तो ये इसी से प्रसिद्ध हुई है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह इसका नाम है। तो विद्रोह के समय तुगलक ने दक्षिण भेजा था, इनको दक्षिण भेजा, मगर वहां जाकर के विद्यारण्य संत इनको मिल गए। विद्यारण्य संत, एक संत थे वहां पर बाबा जी, वो विद्यारण्य संत के पास जाते हैं, तो वो संत वापस इन लोगों को हिंदू धर्म में दीक्षित कर लेते हैं। संत हिंदू धर्म में दीक्षा दे दी, हिंदू धर्म में दीक्षा दे दी। ठीक है, अब हिंदू धर्म में दीक्षा देने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपना एक वंश स्थापित कर लिया। ये पहले कहां थे, काकतीय दी, पहले ये लोग काकतीय प्रताप के पास थे। पहले काकतीय प्रताप राजा था, प्रताप नाम का, और उसका वंश था काकतीय। तो प्रताप काकतीय, काकतीय प्रताप, तो काकतीय प्रताप के सेवक थे। लेकिन मगर 1336 में इन्होंने संगम वंश स्थापित किया। संगम वंश स्थापित कर दिया। अब ये संगम वंश क्या है, संगम इनके पिता का नाम था। संगम कौन थे, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम। तो इन्होंने, इनके वंश को संगम वंश के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में अपन चलते हैं एक एक के बारे में। पहले हरिहर आएगा, बुक्का आएगा, हरिहर सेकंड, फिर देवराय आ जाएगा। ठीक है, तो हरिहर क्या था, पहले आते हैं हरिहर की ओर। पहला शासक कौन है इसका, हरिहर, क्योंकि बड़ा भाई था तो इसको हम बोलेंगे हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने क्या किया था, हरिहर प्रथम ने अनगोंडी की जगह विजयनगर राजधानी बनाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने विजयनगर राजधानी बना दी, बस इतना याद रखना है, विजयनगर को राजधानी बनाया। ठीक है, लेकिन इससे पहले कौन सी थी, इससे पहले राजधानी थी अनगोंडी। ये दक्षिण के नाम है, आपको मिलेंगे ऐसे। इससे पहले अनगोंडी राजधानी थी, तो इसने विजयनगर को राजधानी बना दिया। इसके बाद में इसने होयसल राज्य को जीता। ठीक है, और इसने दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, इसके पास एक राज्य था जिसका नाम था होयसल। होयसल राज्य जीता, और बहमनी राज्य की स्थापना इसी के समय हुई थी। बहमनी एक
मुसलमानों का राज था। इस्लाम धर्म में जो शासक हुआ करते थे ना, नवाब या इमाम साहब जो भी थे, तो उनका शासन था बहमनी साम्राज्य। तो इसके समय में विजयनगर को राजधानी बनाया गया। इसने होयसल राज्य को जीता था और बहमनी से संघर्ष शुरू हो गया। बहमनी राज्य से संघर्ष शुरू। ये बहमनी जो साम्राज्य था ना, आदिल बहमनी शाह, आदिल हैदर बहमनी शाह, ये जो थे उनसे इनकी लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ से संघर्ष चलता है। अब इसके बाद में शासक कौन बना? बुक्का। हरिहर के बाद में कौन आएगा? इसका छोटा भाई बुक्का। अब बुक्का के शासन के बारे में आप क्या याद रखोगे? सबसे पहले तो इसका यह है कि इसने मदुरा को जीता। मथुरा नहीं है, मदुरई, ठीक है, मदुरई को जीता। इसके बाद में सबसे पहला यही है मदुरा, मदुरा विजय। इसने मदुरा को जीता। मदुरा जीतने के बाद में इसने एक काम और किया। इसने कृष्णा नदी जो बहती थी ना, कृष्णा नदी को सीमा बना दिया। ये इसकी महान उपलब्धि है। अब कौन सी सीमा बनाया? कृष्णा नदी को सीमा बनाया, बॉर्डर बना दी। किन किन के बीच में? इसने पहले तो विजयनगर और बहमनी राज्य, दो राज्यों के बीच की सीमा किसको बना दिया? कृष्णा नदी को। तो वही नदी के उस पार तुम्हारा, नदी के इस पार हमारा, ये नदी हमारी बॉर्डर होगी। तो इस प्रकार से संघर्ष रोकने की कोशिश की थी इसने, ताकि इधर से उधर बार बार लड़ाइयां ना हो। तो ये बुक्का के बारे में कहा जाता है। और इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में कि बुक्का की जो उपाधि है ना, उपाधि कौन सी उपाधि धारण की थी? यहां से एक ही उपाधि है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने ली थी? बुक्का ने ली थी। अब बुक्का के बाद में कौन आएगा? हरिहर सेकंड। हरिहर एक हो चुका है, दूसरा जब इसी नाम का राजा होगा तो इतिहास में उसको हरिहर द्वितीय के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लेंगे हरिहर द्वितीय। ये कौन था? ये बुक्का का पुत्र था, बुक्का का पुत्र था हरिहर द्वितीय। अपने भाई के नाम पर इसका नाम रखा गया था, ठीक है। इसने रेड्डी और वारंगल को हरा दिया, गोवा श्रीलंका जीत लिया। देखो दक्षिण के अंदर आपको पता है रेड्डी शासक हुआ करते थे पहले, तो रेड्डियों को हराया इसने, वारंगल जीता, रेड्डियों को और वारंगलों को जीत लिया इसने उत्कल कहते हैं उड़ीसा को, उत्कल वह श्रीलंका तक पहुंच गई, श्रीलंका जीता। अब कहां से कहां पहुंच गए इसने? रेड्डी, वारंगल, उत्कल, श्रीलंका। अगर आप डायरेक्ट याद रखो तो ये बुक्का का पुत्र था और इसने श्रीलंका जीता। यहां ध्यान रखो, ये बीच वाली लाइन आपको याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई इतनी विशेष नहीं। श्रीलंका थोड़ा इंपोर्टेंट पड़ जाता है कि हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका तक विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो इसने क्या किया? महाराजाधिराज राज परमेश्वर की उपाधि ले ली थी इसने, ये हरिहर। इसकी दो उपाधियां आपको याद रखनी है। उपाधियां कौन कौन सी ली थी? सिंपल उपाधि है, एक तो ली थी इसने महाराजाधिराज और दूसरी उपाधि ली थी परमेश्वर। महाराजाधिराज और परमेश्वर, इस प्रकार की उपाधियां ये धारण करता है। परमेश्वर राज, यहां राज परमेश्वर लिख लेना, परमेश्वर की जगह राज परमेश्वर, राजाओं में ईश्वर। परम ईश्वर तो महान ईश्वर होता है, राजाओं में भी परम राजा, तो महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी इसने। अब आ जाता है देवराज प्रथम। इसके बाद में डायरेक्ट अपने को देवराज प्रथम की ओर जाना है। देवराज प्रथम, इसने क्या किया? जिस कृष्णा नदी को जिस कृष्णा नदी को बुक्का ने अपने राज्य की सीमा बनाया था, उसके बाद में जो तुंगभद्रा नदी बहती थी
वहां पर इसने सिंचाई के लिए नहरें बना दी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में विजयनगर के नाम पर इसका नाम विजयनगर पड़ा था ना, तो वहां तुंगभद्रा नदी थी ना, तुंगभद्रा से सिंचाई नहरें, तुंगभद्रा से सिंचाई के लिए नहरें स्थापित की थी इसने। दूसरी इसके बारे में विशेष बात एक जो है वो खास बात यह है कि तुंगभद्रा से सिंचाई स्थापित करने के बाद में इसके समय में एक इटली का यात्री आया था, निकोलो कॉन्टी। इटली का यात्री, इटली यात्री क्या नाम था? निकोलो कॉन्टी। ये भारत आया था। इटली यात्री निकोलो कॉन्टी, टॉन्टी नहीं है, टूटी, इसको कई बच्चे कॉन्टी के ऊपर टॉन्टी लिख लेते हैं, ये टॉन्टी नहीं है। तो सही चीज ना सुनना लिखना चाहिए। तो निकोलो कॉन्टी यो की जगह यो भाई वो आयो देवराय प्रथम के दरबार का मायने विजयनगर साम्राज्य का मायने घूमवा जाए। ये जगह विदेशी यात्री आ जो घूमवा खातर जाता, ठीक है, घूमता घूमता बटाला लोग के बारे में लिखता, कहीं लिखता कभी राज्य ज्ञान को है, राजो ज्ञान को है, ज्ञानगिरी की राज व्यवस्था है, ज्ञान का भी लिख है, पढ़े है, कौन पढ़े, जातिवाद, धर्म कहीं है, कितना नगर बनाया, इन सब चीजें लिख करके आपके साथ ले जाता। और आज के लेखका की ही बदौलत अपने भारत को बहुत बड़ो इतिहास की जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो देवराय प्रथम जो है वो इटली के निकोलो कॉन्टी के टाइम एक दरबार में घूमने आए। अब इसने क्या किया, इसके बाद में जो शासक बना था ना, इसके बारे में जितना याद रखना है कि वीर विजय राजा बन गया, कि इसके बाद में वीर विजय, देवराय के बाद में शासक कौन बना? वीर विजय। तो यहाँ थोड़ा आपको इसकी मौत हो जाती है, तो यहाँ आपको मैं लिख देता हूं। इसके बाद में शासक बना था वीर विजय। वीर विजय शासक बनता है। वीर विजय शासक बनता है, लेकिन वीर विजय की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है बहमनी फिरोज शाह ने इसको हरा दिया था। वीर विजय फिरोज शाह, फिरोज शाह ने हराया। याद रखो तो ठीक, कोई जरूरी नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। देवराय के बाद में शासक आया वीर विजय, जिसको फिरोज शाह ने हरा दिया, यानी फिरोज शाह ने इसको मार दिया। अब इसके बाद में शासक आपको थोड़ा याद रखना, और वो होगा देवराय द्वितीय, क्योंकि देवराय द्वितीय थोड़ा इतिहास में महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगला जो अपने को शासक है वीर विजय के बाद में, उस वीर विजय के बाद में याद रखना है देवराय द्वितीय, ठीक है ना। वीर विजय आपको उसमें लिखा गया है ना। अब यहां पर आ जाओ, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के बारे में याद रखना है, इसको इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इसके कुछ नाम हैं, इसे इमाडी देवराय, पहला नाम इसका ये आ गया। दूसरा इसका नाम कहा जाता है गजबेटकर। गजबेटकर। अब गजबेटकर क्या होता है? देखो, गज का मतलब होता है हाथी, बैठकर का मतलब होता है शिकारी। तो यहां याद रखना है हाथियों का शिकारी, ये इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाथियों का शिकारी। ये इसके कुछ नाम हैं, इमाडी देवराय, गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी, इसी को कहा जाता है। अब इसके बारे में ये थोड़ा ये हो गया ना, इसके बारे में इमाडी देवराय और गजबेटकर, ये इसके उपनाम है। देवराय को इमाडी देवराय, देवराय द्वितीय है ये। अब इसके दरबार में एक तेलुगु कवि रहता था, तेलुगु कवि, महान कवि है वो, जिसका नाम था श्रीनाथ। तेलुगु कवि श्रीनाथ दरबार में था, कुछ समय के लिए रहा था, ये दरबार में था कुछ समय के लिए। तेलुगु कवि श्रीनाथ के दरबार में था। इसी के समय में आपको एक पहले नाम बताया था, फारसी इतिहासकार अब्दुल रज्जाक आया था, इसी के समय आया था।
अब्दुल रज्जाक नगर में आया। अब्दुल रज्जाक नगर में आया। अभी अब्दुल रज्जाक कौन था? फारसी इतिहासकार, फारसी यात्री भी लिख लो आप, ठीक है। तो फारसी इतिहासकार था ये अब्दुल रज्जाक, इसके नगर में आया था। इसी के समय में लिखा था कि भाई ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये विश्व के महान नगरों में इसकी तुलना की थी इसने। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कितना महान था। अभी अब देवराय कोई मामूली इंसान इतना ही नहीं है, इसने ग्रंथ लिखा है। और ग्रंथ कौन सा है? संस्कृत के अंदर नाटक लिखा है, महानाटक सुधानिधि नाम से इसने लिखा है। इसने संस्कृत में महानाटक सुधानिधि, सुधा अमृत को कहते हैं, निधि सागर को कहते हैं। विशाल भंडार को कहते हैं निधि, ठीक है ना। तो महानाटक सुधानिधि ये इसने लिखा था। अब इसके बाद में इसने क्या किया? इसने एक चीज और लिखी, इसने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा था। एक ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। भाष्य का मतलब होता है टीका, भाष्य लिखा। ये महान शासक था, इसके बारे में आपको ये याद रखना है, महान शासक। इस वंश का वैसे तो और भी महान थे, लेकिन ये थोड़ा बाद के शासकों में बहुत महान था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में डायरेक्ट मल्लिकार्जुन आता है, ठीक है, और उसे प्रौढ़ देवराय कहते हैं। इसके बारे में कोई खास नहीं है, इसका पुत्र है मल्लिकार्जुन। इसका नाम नहीं याद छिपा हुआ है। मल्लिका पार्वती को कहते हैं, अर्जुन शिव को कहते हैं, तो मल्लिकार्जुन। महाभारत काल में ये बहुत फेमस हुए थे। तो मल्लिकार्जुन, इसे इतना याद रखना है कि इसे प्रौढ़ शासक, या प्रौढ़ का मतलब ना आधा बूढ़ा, ठीक है ना। तो प्रौढ़ देवराय, ये प्रौढ़ शासक भी कहते हैं, प्रौढ़ देवराय कहा गया। ये इतना इसके बारे में आपको याद रखना है। तो प्रौढ़ देवराय के बाद में अब इसका जो अंतिम शासक है वो आ जाता है विरूपाक्ष। बस संगम वंश का अंतिम शासक है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष ये याद रखना, अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष था। इसके समय में कि एक दिखाई नहीं देगा विरूपाक्ष, अब याद रखना। इसके समय में जो चंद्रगिरी का गवर्नर था ना, सालूर नरसिंह, चंद्रगिरी का गवर्नर, जो उस समय गवर्नर हुआ करते थे, राज्यपाल जिसको बोलते हैं, गवर्नर सालूर नरसिंह ने राज्य रक्षा की थी। इसके समय में सालूर नरसिंह ने राज्य की रक्षा की थी, और राज्य की रक्षा करने के बाद इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, और विरूपाक्ष की मृत्यु होते ही यही शासक बन जाता है, ठीक है, नरसिंह। विरूपाक्ष की मृत्यु के बाद ये जो नरसिंह था ना, इसी ने राज्य की रक्षा की। ये तो बैठा था गद्दी पर, इसकी जगह राज्य की रक्षा कौन कर रहा था? सालूर नरसिंह। उसी दरमियान इसकी मृत्यु हो जाती है विरूपाक्ष की, और शासक कौन बन जाता है? नरसिंह सालूर। और एक नया वंश स्थापित हो जाता है जिसका नाम था शासक बना। और जैसे ही विरूपाक्ष की मृत्यु हुई, नरसिंह सालूर शासक बना, तो नया वंश बनेगा सालूर वंश, अपने ही नाम से। जिस वंश का राजा होगा उसी वंश से उसका शासन जाना जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा ही शासन होगा,
सालू नरसिंह वाला छोटा सा ही होगा, उसके बाद में हम तुलुव की ओर बढ़ेंगे। अब अगला जो वंश है वो है सालू वंश। इतनी देर अपन एक वंश पढ़ रहे थे, ठीक है ना, संगम। अब इसके बाद में आता है सालू। सालू वंश, सालू वंश के बारे में याद रखना है कि इसमें पहला शासक कौन था? नरसिंह। ये नरसिंह शासक बना था। नरसिंह शासक को किसने हरा दिया? इसको हराया था उड़ीसा के गजपति ने। उड़ीसा के गजपति ने हराया। ये गजपति से हार गया। ये जाकर के किससे लड़ा? उड़ीसा के शासक गजपति से। गजपति ने इसको हरा दिया, लेकिन ये भी होशियार था। हारने के बाद इसने क्या किया? अपने राज्य के कुछ क्षेत्र इसको दे दिए, कहा तू मेरे राज्य का क्षेत्र ले, मुझे आजाद कर दे। तो ये स्वतंत्र भी हो गया। गजपति ने हराया लेकिन क्षेत्र देकर के स्वतंत्र हो गया। क्षेत्र देकर स्वतंत्र रहा। एक तरीके से ये हार गया था और अपने राज्य का एक क्षेत्र देकर के स्वतंत्र हो गया। इसके बाद में इसकी मौत होती है। मौत होने के बाद में इम्माड़ी नरसिंह शासक बना था। इसके बाद में कौन बना दूसरे नंबर पर? इम्माड़ी नरसिंह। इम्माड़ी नरसिंह क्या था? अल्पायु था। इसलिए इसके समय में इसका संरक्षक कौन बना था? नायक। ठीक है, इसके समय में नरसा नायक शासक बना था। तो संरक्षक बोल सकते हो आप इसको। इसका संरक्षक कौन था? नरसा नायक शासक बना। ये नरसा नायक एक था। इसने क्या किया? शक्ति का पुनरुद्धार किया। पूरी विजयनगर साम्राज्य की शक्ति का पुनरुद्धार कर दिया। यानी कि नरसा नायक ने विजयनगर साम्राज्य की शक्ति को वापस बढ़ा दिया था। जो शक्ति पहले थी उसके हिसाब से इसने वापस स्थापित की थी। और यही वो शासक था जिसने चेर, चोर, पांड्य और बीदर को हरा दिया था। इस नरसा नायक ने किस को हराया था? इसने चेरों को हराया, यानी केरल, चोलों को हरा दिया, पांड्यों को हराया। चेर, चोर, पांड्य और उड़ीसा तक इसने हमला किया। उड़ीसा को हराया। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये नरसा नायक वीर भी था और पराक्रमी भी था। ठीक है, अब इसके बाद में इसका वंश यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि नरसा नायक के मौत के बाद में उसके बेटे वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह को हरा दिया, मार दिया। ये इम्माड़ी नरसिंह तो वैसे ही कमजोर था, अल्पायु था, तो नरसा नायक था। इसकी मृत्यु हो जाती है नरसा नायक की। तो नरसा नायक के पुत्र ने, नरसा नायक के पुत्र, इस नरसा नायक का जो पुत्र था ना, उसने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। अब नरसा नायक का पुत्र कौन था? वीर नरसिंह। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माड़ी की हत्या कर दी। इम्माड़ी नरसिंह की हत्या की। यह हत्या तो इसमें चलती रहती है। शासक बनने की लालसा सदी के अंदर होती है। तो वीर नरसिंह ने, ये जो वीर नरसिंह था ना, इसने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और एक नया वंश स्थापित कर दिया, जिस वंश का नाम था तुलु वंश। इम्माड़ी नरसिंह की हत्या की और एक नया वंश तुलु स्थापित किया। अब एक शासक आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो तुलु वंश है ना, इस पूरे विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने का, जितना भी विजयनगर आपने अभी तक पढ़ा है, उसमें मेन आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, शुरू वाली
संगम वंश जिसमें हरिहर और बुक्का, और फिर आ जाओ एन के अंदर तुलु वंश। तुलु वंश का राजा कृष्णदेव राय जिसके समय में थे तेनाली रामा। तो ये वो तुलु वंश के शासक आएंगे जो हम आपको एक ही साथ पढ़ाएंगे। इसमें मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूं ताकि आपको एक ही साथ पूरा विजयनगर साम्राज्य का जो ये अंतिम शासक है महान कृष्णदेव राय, ये समझ में आ जाए।